आप सभी बच्चों ने एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनी। आप सभी बच्चों ने बेटा ये एम्बुलेंस के सायरन की आवाज अपनी लाइफ में कभी ना कभी जरूर सुनी होगी। मैं कभी ना कभी क्यों बोल रही हूं? पिछले 2 सालों में बेटा आपने एक बार जरूर इस एम्बुलेंस की अनफॉर्चुनेट सायरन की आवाज जरूर सुनी होगी। ऐसा क्या हुआ पिछले 2 सालों में? 2 सालों में बेटा, पिछले 2 सालों में पूरे वर्ल्ड ने वो देखा जो कभी किसी ने इमेजिन नहीं किया था। यस, कोरोना की वजह से, कोरोना वायरस कोविड की वजह से पूरे वर्ल्ड ने एक पैंडेमिक देखा एंड लाखों लोगों ने बेटा अपनी जान गंवाई। लाखों लोग ऐसे थे जो वेंटिलेटर पे थे, वो मौत के मुंह से वापस आए हैं। अब उन्हें बचाया किसने? मेरे घर के सामने से बेटा जब भी एम्बुलेंस निकलती थी तो मेरे मन में सिर्फ एक ही आवाज आती थी कि काश मैं सुपर हीरो या हीरोइन होती, और जैसे मार्वल की मूवीज में सुपर हीरोज आते हैं और लोगों की मदद करते हैं और उनकी जान बचा लेते हैं, तो काश मैं सुपर हीरो होती और इन लोगों की जान बचा सकती। क्या ये थॉट्स आपके भी दिमाग में आए थे? बट उस टाइम पे तो बेटा ना ही कोई सुपरमैन आया किसी को बचाने, और ना ही आया स्पाइडरमैन, ना ही आया कोई आयरन मैन, ना ही आया कोई थॉर, और ना ही आई कोई वंडर वुमन, और ना ही आया डेडपूल किसी को हंसाने, राइट? बट कौन था हमारे लिए उस टाइम पे जिन्होंने लोगों की दिन रात मदद करी, सेवा करी, इलाज किया, लोगों को ट्रीट किया, लोगों को मोटिवेट किया? कौन थे वो लोग बेटा? कौन थे वो लोग जो उस टाइम पे सुपर हीरो की तरह उभरे और पूरे विश्व के लोगों को इस कोविड जैसी महामारी से बचाया? और सिर्फ कोविड की बात नहीं बेटा, डेली एक एक सेकंड इस वर्ल्ड में इतने सारे लोग हैं जो डिफरेंट बीमारियों से, डिफरेंट डिसऑर्डर से क्या कर रहे हैं बेटा? जूझ रहे हैं। एंड इनकी सेवा में, यस मैं सेवा बोल रही हूं बेटा, हो सकता है इनका काम वो उनका जॉब हो, बट मैं उसको सेवा बोल रही हूं। बिल्कुल, वो अपनी जॉब तो करते ही हैं बेटा, पर दूसरों की लाइफ बचाते हैं। अगर आप किसी की लाइफ बचा रहे हो तो बेटा आप बताओ, आप सुपर हीरो हुए या नहीं हुए? तो कौन है वो सुपर हीरोज जो इनसे भी और इनसे भी, ठीक है, हल्के के साइज की बात नहीं कर रही ठीक है, मतलब साइज में नहीं, इन टर्म्स ऑफ वर्क बेटा वो इन सभी सुपर हीरोज से बड़े हैं। कौन है वो सुपर हीरोज? तो बेटा वो है हमारे रियल लाइफ सुपर हीरोज, जिनको हम बोलते हैं हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स। यस, मैं डॉक्टर्स को बेटा रियल सुपर हीरो मानती हूं। किसी भी सुपर हीरो से बड़ा मैं डॉक्टर को मानती हूं। तो क्या आपके मन में कभी भी ये थॉट आया, कि काश मैं किसी की जान बचा सकूं, काश मैं किसी की मदद कर सकूं, काश जो इसकी बॉडी में हो रहा है वो मैं फील कर सकूं? तो यस, हो सकता है बेटा आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं कि आप डॉक्टर बन सकते हो। और इसी चीज को बेटा आज मैं आपके साथ डिस्कस करने आई हूं। अगर मैं बात करूं बेटा हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट्स की, जो ऑब्वियस सी बात है अब क्लास 11th की ओर बढ़ने को तैयार हैं। अभी बेटा हमारे बोर्ड के एग्जाम्स पूरे हुए हैं एंड मैं ऐसी आशा करती हूं कि आप सभी बच्चों के एग्जाम्स बहुत अच्छे हुए होंगे एंड रिजल्ट्स जल्दी आ जाएंगे एंड आपके सामने 3 दरवाजे खुलेंगे। यस, आपके सामने 3 दरवाजे खुलेंगे। फिलहाल वैसे जिंदगी आपको डेली नए मौके देती है, बट अगर हम करियर की बात करें बेटा तो हमारे करियर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट आता है हमारे क्लास 10th के एग्जाम्स के बाद। अब वो टर्निंग पॉइंट क्या है? हम एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं बेटा, इस टाइम हमारे सामने 3 दरवाजे हैं। 3 दरवाजे मतलब या तो हमें अपना साइंस को एज अ सब्जेक्ट चूज करना है, या हमें कॉमर्स को एज अ सब्जेक्ट चूज करना है, या फिर हमें ह्यूमैनिटीज को एक सब्जेक्ट की तरह चूज करना है। अब क्या सिर्फ चूज करना ऐसे ही आप डिसाइड कर लोगे, या कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे आप इस चीज को डिसाइड करोगे? तो बेटा क्योंकि मैं बायोलॉजी की टीचर हूं तो ऑब्वियस सी बात है आज मैं कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूं। और एक बहुत ही बड़ा एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है जो वर्ल्ड के आप किसी भी पार्ट में चले जाओ बहुत ही रिस्पेक्टेबल माना जाता है, एंड उस प्रोफेशन का नाम है डॉक्टर। तो अगर आप चाहते हैं डॉक्टर बनना, अगर आप चाहते हैं मेडिकल लाइन में जाना, तो उसका क्या पाथ आपको फॉलो करना है आज से? यस, आज से, ये नहीं कि 2-3 साल बाद, 12th के बाद, नहीं, आज से ही आपको इसकी शुरुआत करनी है। बिकॉज आपके माइंड में होनी चाहिए क्लैरिटी कि मुझे क्या बनना है, मुझे किस चीज में इंटरेस्ट आता है, क्या मेरे अंदर क्वालिटीज हैं डॉक्टर बनने की। तो एक एक चीज बेटा आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एंड
समझेंगे हम कि डॉक्टर क्या होता है, एमबीबीएस क्या है, एमडी क्या है, एमएस क्या है, बीएएमएस, बीएचएमएस, या फिर अगर बायोलॉजी पसंद है तो डॉक्टर नहीं बनना तो क्या और ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो बेटा मेरा नाम है समृद्धि शर्मा एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू। मैं आपको बेटा आज थोड़ा बहुत करियर काउंसलिंग के लिए गाइड करने वाली हूं, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको ये कहूंगी बेटा, ये नहीं कि आज हमने ये वाली वीडियो देखी तो आज हमें लॉयर बनने का मन कर रहा है, आज हमने ये वाली वीडियो देखी तो आज हमें डॉक्टर बनने का मन कर रहा है, आज हमने ये वाली वीडियो देखी तो आज हमें आईआईटीएन बनने का मन कर रहा है। हो सकता है बेटा आपको हफ्ता भर ये रहे, बट आपको एक कंक्लूजन पे आना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप बेटा ये डिसाइड करो कि यार मेरे को इंटरेस्ट किस चीज में आता है। बिल्कुल ऐसी कौन सी चीज है जिसको मैं इंजॉय करता हूं या करती हूं वाइल स्टडीइंग इट। हो सकता है घर में आपको किसी ने कह दिया कि सीए बन जाओ, आप बहुत पैसा कमाओगे, है ना, किसी ने आपको बोल दिया सीए बन जाओ। अब आपको कॉमर्स में या आपको कैलकुलेशंस करने में, प्रॉफिट लॉस निकालने में, ये सब करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता है, तो क्या आप अच्छे सीए बन पाओगे। या फिर मान लो बेटा आपको किसी ने कहा आप डॉक्टर बन जाओ, बट आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना पसंद ही नहीं है, आपको अच्छा ही नहीं लगता कि ये चीज कैसे हुई बॉडी में, वो चीज कैसे हुई बॉडी में, आपको ये समझ ही नहीं आता, तो क्या आप लाइफ में कभी भी अच्छे डॉक्टर बन पाओगे? नहीं। तो सबसे पहले बेटा आपको खुद को ये रियलाइज कराना होगा। आप अपने थोड़े फ्लैशबैक में जाओ और आप ये खुद से पूछो कि जब मैं इतने साल, मैंने 10 साल पढ़ाई करी, क्लास 1 से लेके 10th तक मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़े, तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जो मैं एक्चुअली एंजॉय करता था या करती थी, और मैं उसी सब्जेक्ट को आगे चूज करके आगे फॉरवर्ड जाऊं अपने करियर में, एंड उन सब्जेक्ट से रिलेटेड मेरे पास क्या अच्छे ऑप्शंस हैं मैं उनको परस्यू करूं। ठीक है, चलो। तो जैसा कि मैंने कहा आज मैं आपके साथ बात करूंगी कि डॉक्टर कैसे बने। तो सबसे पहले बताओ यार डॉक्टर होता कौन है। ठीक है, तो मैं प्रॉपर वाले डॉक्टर की बात कर रही हूँ। व्हाट डू आई मीन बाय प्रॉपर वाला डॉक्टर? यस, एमबीबीएस डॉक्टर। तो क्या आप सबको एमबीबीएस की फुल फॉर्म पता है? तो सबसे पहला तो यार मेरा क्वेश्चन आप सभी से यही है कि व्हाट इज एमबीबीएस डॉक्टर? व्हाट इज एमबीबीएस डॉक्टर? कौन होता है एमबीबीएस डॉक्टर? भाई डॉक्टर जिसने एमबीबीएस की पढ़ाई करी हो, जिसने एमबीबीएस की पढ़ाई करी हो वो होता है एमबीबीएस डॉक्टर। अब आप कहोगे मैम क्या कोई दूसरे डॉक्टर्स भी होते हैं? यस, जैसे बेटा जो बीडीएस करते हैं, डेंटल की स्टडीज करते हैं जो, तो वो भी डॉक्टर होते हैं, बट यहाँ पे मेरा पहला प्राइम फोकस रहेगा बेटा यस एमबीबीएस डॉक्टर्स पे। तो एमबीबीएस की फुल फॉर्म क्या है बेटा? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, राइट? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ये है फुल फॉर्म हमारे एमबीबीएस की। अब अगर मैं बात करूं एमबीबीएस की, तो एमबीबीएस करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए हमें क्लास 10th के बाद कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं? क्या मुझे ह्यूमैनिटीज में जाना है, क्या मुझे कॉमर्स में जाना है, या फिर मुझे जाना है साइंस में? तो बेटा आपको साइंस को एज अ मेन सब्जेक्ट चूज करना होगा। एंड साइंस में भी बेटा डॉक्टर बनने के लिए आपके पास सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? आपके पास होनी चाहिए बायोलॉजी। बायोलॉजी, ठीक है, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं स्टार। ठीक है, क्योंकि भाई ह्यूमन बॉडी के बारे में हम कौन से सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? ऑब्वियस सी बात है बायोलॉजी में। तो अगर आपको बायोलॉजी पढ़ना पसंद नहीं है, प्लीज, हो सकता है आपको मेरे वचन कड़वे लगे यहाँ पे, बट मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, बिल्कुल सत्य बोल रही हूँ। अगर आपको बायोलॉजी पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता, आपको नहीं अच्छी लगती बायोलॉजी, तो बेटा आप डॉक्टर शायद से बन जाओ, बट आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओगे, क्योंकि जो चीज आप करते हो आपको उस काम से प्यार होना चाहिए। आपको अपने जॉब से, अपनी पढ़ाई से जब तक आपको प्यार नहीं होगा तब तक आप वो चीज अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो भाई बायोलॉजी में एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है बायोलॉजी में तो ही बेटा आप मेडिकल ना, साइंस, मेडिकल साइंस को एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट करो इन क्लास 11th। तो आपके सब्जेक्ट्स क्या रहने वाले हैं? आपके सब्जेक्ट्स बेटा बायो तो रहेगा ही, इसके अलावा बेटा आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना होगा। जो बच्चे आईआईटी की फील्ड में जाते हैं बेटा वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बट वो बायोलॉजी पढ़ने की बजाय वहां पे मैथ्स पढ़ते हैं, वो मैथ्स पढ़ते हैं, वो बायोलॉजी नहीं पढ़ते। ठीक है,
इसके अलावा बेटा एक इंग्लिश एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट सभी को पढ़ना होता है, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो। इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। जो हमारे एग्जाम्स होते हैं क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स, वहाँ पे बेटा एक लैंग्वेज कंपलसरी होती है, तो इंग्लिश एक कंपलसरी लैंग्वेज है जो हम सभी बच्चे बेटा, मैं भी, आप भी, और आगे आने वाले सभी बच्चे बेटा क्या करेंगे, इस लैंग्वेज को पढ़ेंगे। तो आपके बेटा ये मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। आप कहोगे मैम ये तो 4 ही सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा बेटा अगर मैं आपको बताऊं, हमें बोर्ड एग्जाम में 5 मेजर सब्जेक्ट्स में अपीयर होना होता है। बोर्ड एग्जाम में हमें 5 मेजर सब्जेक्ट्स में अपीयर होना होता है। पहला है बेटा ऑब्वियस सी बात है केमिस्ट्री, दूसरा पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है बायोलॉजी एंड फिर है बेटा इंग्लिश। आप कहोगे मैम ये तो 4 ही हैं बेटा। उसके बाद जो हमारा 5th सब्जेक्ट है बेटा वो वैरी करता है स्कूल टू स्कूल एंड आपका इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। कुछ बच्चे बेटा मैथ्स को भी ले लेते हैं इसके साथ, बट वो अक्सर उनके लिए क्या होता है बेटा, मुश्किल हो जाता है टू बैलेंस द थिंग्स आउट। अगर मैं अपना आपको पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं क्लास 11th-12th में थी बेटा, मेरे पास बायो भी एंड मैथ्स दोनों एज अ मेन सब्जेक्ट थे। बट अगर आपको पता है कि मेरा गोल क्या है, आप डिटरमाइंड हो कि आपको क्या करना है, तो बेटा नीड नॉट टू डू दैट। अगर सिर्फ आईआईटी ही करनी है तो फिर क्यों पढ़नी है बायोलॉजी, फिर मैथ्स पढ़ो। अगर पता है कि भाई सिर्फ डॉक्टर ही बनना है तो फिर क्यों पढ़ना है मैथ्स, ठीक है। तो ये चीज ये हो गया। अब इसके अलावा मैंने कहा कि बच्चों के पास ऑप्शंस होते हैं, कोई कंप्यूटर साइंस पढ़ता है, कोई फिजिकल एजुकेशन पढ़ता है। इवन मेरी क्लास में यार कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 5th सब्जेक्ट ज्योग्राफी लिया हुआ था क्योंकि उनको उसमें इंटरेस्ट था। तो आगे आने वाले टाइम में बेटा हमारी गवर्नमेंट की भी ऐसी ऐसी पॉलिसीज आ रही हैं। खैर आपको तो वो ऑप्शन शायद ही मिले अपने स्कूल में, बट आगे आने वाली गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी होंगी कि बच्चे अपने फेवरेट सब्जेक्ट जो भी उनको अच्छा लगता है इंटरेस्ट के हिसाब से वो चूज कर सकेंगे। बट अभी अगर डॉक्टरशिप की बात करें, अगर डॉक्टर बनना है, अगर एक अच्छा डॉक्टर बनना है, तो भाई सबसे पहले क्या है, सबसे पहला पढ़ाओ सब्जेक्ट चूज करना। तो बेटा ये आपके 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने ही पढ़ेंगे। अब क्लास 11th-12th में सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, फिर क्या होगा भाई, फिर बारी आएगी क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स के बाद मेडिकल कॉलेज में जाने की। अब मेडिकल कॉलेज में जाके क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई एमबीबीएस में दाखिला लेंगे, एडमिशन लेंगे, वहां पढ़ाई करेंगे और एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर बन के निकलेंगे। डॉक्टर कैसे बने, कहाँ जाएं, कौन से कॉलेज में जाएं, तो एमबीबीएस कौन से कॉलेजेस में होती है, क्या सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में होती है या कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। अगर मैम मुझे डाउट हो रहा है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, प्राइवेट में मिलेगा नहीं मिलेगा, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, यस बेटा हम इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाके एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं। तो कहाँ से आप कर सकते हो बेटा एमबीबीएस की पढ़ाई, तो बेटा हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, आप यहाँ से एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हो। हमारे इंडिया का, यस हमारे इंडिया का या फिर मैं बोलूँ वर्ल्ड के कुछ रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स, जिसमें आ जाता है बेटा हमारा एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, दिल्ली में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एम्स हैं बेटा हमारे पूरे इंडिया में जहाँ पे एमबीबीएस की पढ़ाई होती है। इसके अलावा बेटा दिल्ली में एक बहुत ही फेमस कॉलेज है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, एमएएमसी या फिर वीएमएमसी जिसको हम बोलते हैं वर्धमान मेडिकल कॉलेज, ठीक है। सफदरजंग हॉस्पिटल का नाम सुना है, ठीक है, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज नाम है इसका। इसके अलावा बेटा जिपमर का नाम क्या आपने सुना है, क्या आपने जिपमर का नाम सुना है, जल्दी बताओ, नहीं सुना तो गूगल करना बेटा, जवाहर लाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। तो बेटा ये क्या है, ये कुछ बहुत ही ज्यादा रिनाउंड कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे एमबीबीएस की पढ़ाई कराई जाती है, ठीक है। अब हो सकता है कि आप इतनी मेहनत करो एंड आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए, बट हो सकता है थोड़े बहुत मेहनत में कमी रह जाए, निराश नहीं होना है। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो एमबीबीएस की पढ़ाई कराते हैं। फर्क क्या है बेटा, जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनकी जो फीस होती है वो कम होती है, ऑब्वियस सी बात है। जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं बेटा उनकी फीस काफी ज्यादा हाई होती है एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो अगर आप चाहते हो कि मैं अपने माता पिता का ज्यादा खर्चा ना कराऊं, ठीक है, तो आप सोचो कि यार मुझे इतनी मेहनत करनी है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए,
क्योंकि अब मैं आपको जो बात बताने वाली हूँ बेटा ध्यान से सुनना। बेटा गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप पढ़ाई करो तो बेटा आप 4-5-6 लाख में अपना एमबीबीएस का कोर्स पूरा कर सकते हो। ट्यूशन फीस की बात मैं कर रही हूँ बेटा। प्राइवेट कॉलेजेस में बेटा अगर मैं इंडिया की बात करूं तो बेटा लाखों से 60-70-80 लाख रुपए तक लग जाते हैं बेटा लोगों के एमबीबीएस सिर्फ डिग्री करने में। यस, सिर्फ डिग्री करने में, एमबीबीएस की डिग्री की पढ़ाई करने में बेटा इतने पैसे लग जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, ठीक है। एंड उसके अलावा बेटा कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे लोग बहुत बच्चे बेटा अभी आपने देखा यूक्रेन का, अभी आपने न्यूज़ देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए थे। क्या करने गए थे वो वहाँ पे? क्या करने गए थे वहाँ पे? वो मेडिकल की स्टडीज़। वहाँ पे मेडिकल की स्टडीज़ बेटा काफ़ी ऐसा सुना जाता है कि लो कॉस्ट पे होती है एंड अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ पे। तो सिर्फ यूक्रेन नहीं बेटा, रशिया जाते हैं, चाइना जाते हैं एंड अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, बहुत जगह जाते हैं बेटा बच्चे पढ़ाई करने। तो यहाँ पे बेटा क्या है, आप इस तरीके के कॉलेजेस में क्या कर सकते हो बेटा, एडमिशन ले सकते हो। तो क्या एडमिशन लेना बहुत आसान है। हम जाएंगे रिसेप्शन पे, मैम को कहेंगे कि हमारे इतने % मार्क्स आए हैं, हमें एमबीबीएस में एडमिशन दे दो। क्या इतना आसान है एडमिशन कराना? नहीं, आपको कुछ टेस्ट्स में अपीयर होना होता है। देयर आर कुछ एडमिशन टेस्ट या एंट्रेंस टेस्ट जिनमें आपको अपीयर होना पड़ता है। आप उनको क्वालिफाई करते हो, क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आपके आते हैं तो फिर बेटा आपको क्या होता है, आपको एडमिशन मिलता है। अब कुछ साल पहले तक अलग अलग स्टेट्स के क्या होते थे बेटा, अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स होते थे। बट उसके बाद 2013 में, यस 2013 में नीट का एग्जाम को इंट्रोड्यूस किया गया 2013 में। कहोगे मैम आपको कैसे पता? बिकॉज आई वॉज द फर्स्ट बैच जिसने क्या दिया था बेटा, नीट का एग्जाम दिया था। हमारे बैच ने बेटा सबसे पहले नीट का एग्जाम दिया था, इससे पहले नीट का एग्जाम नहीं हुआ था। तो इसलिए मुझे याद है, ठीक है। अब नीट का फुल फॉर्म क्या होता है? हमने हमेशा सुना है आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं। अरे नीट का फुल फॉर्म पता है तुम्हें? पता है तुम्हें नीट का फुल फॉर्म? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो बेटा नीट का एग्जाम देना रहता है। तो जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं बेटा, इनसे एडमिशन हो जाता है नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने पे। बट कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपना एक अलग एंट्रेंस टेस्ट क्या करते हैं बेटा, ऑर्गेनाइज कराते हैं। जैसे कि बेटा एम्स का एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है। एंड उसके अलावा बेटा जिपमर का एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो बेटा ये 3 एग्जाम्स हैं जो आप क्या कर सकते हो बेटा, अपीयर हो सकते हो टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज फॉर एमबीबीएस। उसके बाद अगर मैं नीट की बात करूँ तो मैम नीट के पेपर में क्या आता है, क्या एलिजिबिलिटी है? तो पहले इसकी बात कर लेते हैं कि भाई एलिजिबल कौन है नीट का पेपर देने के लिए, हु इज एलिजिबल टू गिव द एग्जाम ऑफ नीट एग्जाम। क्या कोई मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है? यस बेटा, आपको कम से कम 17 साल का होना जरूरी है। इससे कम उम्र के अगर आप होगे तो आप नीट का एग्जाम नहीं दे पाओगे। उसके अलावा बेटा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? तो बेटा आपकी या तो 12th पूरी हो जानी चाहिए या फिर जब आप पेपर दे रहे हो आप उस टाइम अपीयरिंग हो सकते हो। तो कई बार ऐसे होता है ना कि भाई हमने 12th के बोर्ड एग्जाम्स दे रखे हैं, अभी रिजल्ट आने वाला है, तो आप साथ साथ नीट के पेपर में भी क्या हो गए, अपीयर हो गए। अब 10th जैसे 12th का एग्जाम आएगा, आपके सारे पेपर आप क्लियर हैं, आप पास हैं और नीट में भी पास आप हो गए, आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब क्या कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट है? तो यस बेटा, जैसा कि मैंने कहा बोर्ड एग्जाम्स में अपेयर हुए तो बेटा आपकी एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। यू शुड हैव एटलीस्ट 50% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंबाइंड इन 10+2 क्वालिफाइंग एग्जाम, ठीक है। तो बेटा उसके अलावा ये जो मैंने स्कोर बताया आपको, ये जनरल कैटेगरी का है। एंड आप खुद सोचो, मुझे आगे बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बोर्ड में बेटा 50% मार्क्स से भी कम आ रहे हैं तो आप खुद सोच लो कि आपका नीट क्लियर हो पाएगा? नहीं ना, क्योंकि पढ़ाई तो सेम है। वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपने बोर्ड के एग्जाम के लिए पढ़ी बेटा, वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आप नीट के एग्जाम के लिए पढ़ने वाले हो, कुछ अलग नहीं है। एनसीईआरटी ही पढ़नी होती है। तो आप खुद सोचो, अगर बच्चा 50% मार्क्स भी नहीं ला पा रहा है बोर्ड के एग्जाम में, तो क्या वो नीट क्लियर करेगा और क्या वो डॉक्टर बनेगा? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए भाई नीट के एग्जाम के लिए आपके पास? आपने फिजिक्स पढ़ा होना चाहिए बेटा, केमिस्ट्री पढ़ा होना चाहिए, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी। यस, बहुत सारे स्कूल्स में बेटा बायोलॉजी ही होता है मैक्सिमम, बट कुछ स्कूल्स बायोटेक्नोलॉजी का भी सब्जेक्ट ऑफर करते हैं। तो जो नीट है
नीट की जो कमिटी है जिसको हम NTA बोलते हैं, कौन ऑर्गेनाइज करता है नीट एग्जाम? बेटा नीट एग्जाम को ऑर्गेनाइज करती है एक कमिटी जिसको हम बोलते हैं NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, नीट को बेटा ये ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि भाई नीट के एग्जाम में कौन बैठ सकता है? कौन बैठ सकता है? वो बच्चा बैठ सकता है बेटा जिसने 11th 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ी हो। ठीक है, ये आपके पास 3 सब्जेक्ट्स होने जरूरी हैं। अगर आप सोचो कि यार मैं तो हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश पढ़ ली, ज्योग्राफी पढ़ ली, इकोनॉमिक्स पढ़ ली और पॉलिटिकल साइंस पढ़ ली और फिर नीट का पेपर दे दूं, कैसे दोगे भाई? तुमने क्लास 11 12 में वो सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा, कैसे दोगे? तो ये जरूरी है यहाँ पे। उसके अलावा बेटा और इंग्लिश भी आपके पास होना चाहिए, इंग्लिश भी आपके पास यहाँ पे क्या एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो बेटा नीट आपको ये भी फैसिलिटी देता है। नीट इंग्लिश, हिंदी और इसके अलावा कुछ रीजनल लैंग्वेजेस में भी बेटा वो नीट के एग्जाम को क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है। बट जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं बेटा वो इंग्लिश में ही देते हैं। अब अगर मैं नीट के पैटर्न की बात करूं, जो क्या होता रहता है बेटा, कई बार चेंज होता रहता है। सो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न, ये हमारा क्या है? नीट का पैटर्न है। अगर मैं नीट के पैटर्न की बात करूं बेटा, तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी। बॉटनी जोलॉजी बेटा क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, बायोलॉजी का ही पार्ट है। ठीक है, बॉटनी मतलब ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम प्लांट्स की स्टडीज करते हैं। जोलॉजी मतलब ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। तो बेटा हमारी एक ही किताब है 11th 12th में, 11th में एक किताब, 12th में एक किताब बायोलॉजी की, और दोनों में ही बॉटनी जोलॉजी होती है। अलग अलग किताब नहीं होती है, एक ही किताब होती है, दोनों में बॉटनी जोलॉजी के चैप्टर्स रहते हैं। तो बेटा अगर हम बात करें तो किस तरीके से नीट का पेपर आता है, हमें पता होना चाहिए। हमारी तैयारी तभी तो अच्छी होगी। जब तक हमें ये नहीं पता पेपर कैसा है, पैटर्न कैसा है, तो हमारी स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी। और अगर हमारे पास स्ट्रैटेजी नहीं है तो हम तैयारी कैसे करेंगे, है ना? अगर राजा गया अपनी पूरी सेना को लेके, योद्धाओं को लेकर, और उसको यही नहीं पता करना क्या है, तो वो क्या लड़ेगा? तो वैसे ही आपके पास स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है। और स्ट्रैटेजी कब बनती है? जब हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। तो बेटा अगर मैं बात करूं, फिजिक्स में 2 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में बेटा 35 क्वेश्चन रहेंगे, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन रहेंगे। 35 एंड 15 हो गए बेटा कितने? ये हो गए 50 क्वेश्चंस। वैसे ही बेटा केमिस्ट्री में सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों में 35-15 क्वेश्चन। वैसे ही बेटा यहाँ पे भी सेक्शन ए सेक्शन बी, सेक्शन ए सेक्शन बी 15-35 15-35। ठीक है, तो आप जरा एक आइडिया लगाओ बेटा, 50 क्वेश्चन किसके हैं? यहाँ पे फिजिक्स के हैं। 50 क्वेश्चन बेटा यहाँ पे केमिस्ट्री के हैं। उसके बाद बेटा 100 क्वेश्चन है, देखो बेटा 50 ये और 50 ये, 100 क्वेश्चन है बायोलॉजी के। तो जितना दोनों मिला के हैं उतना अकेला बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी में से प्यार होना जरूरी है, तभी बन पाओगे अच्छा डॉक्टर, तभी हो पाएगा नीट क्लियर। ठीक है, तो ये बेटा क्या है? इनकी मार्किंग स्कीम है। और अगर मैं पूरी बात करूं तो बेटा नीट का पूरा पेपर होता है 720 मार्क्स का, 720 मार्क्स का। ठीक है, और ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं मैम? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? तो बेटा ये होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं बेटा, ये एमसीक्यू फॉर्म में आपसे आते हैं। तो मैम फिर तो हम क्या करेंगे? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 90 पूरे 100 कर देंगे और जिस पे मन करेगा उस पे टिक लगाए आएंगे। ऐसा नहीं होता, नेगेटिव मार्किंग होती है। यस, देयर इज नेगेटिव मार्किंग। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे नीट के पेपर में होती है नेगेटिव मार्किंग। अब नेगेटिव मार्किंग का क्या हिसाब रहता है भाई? जितने भी क्वेश्चन तुमने सही करे, आपको करेक्ट आंसर के मिलते हैं 4 मार्क्स। ठीक है, 4 मार्क्स। अगर मान लो तुम पेपर में 2 क्वेश्चन करके आए हो सिर्फ, ठीक है, तुम पेपर में क्या करके आए हो? सिर्फ 2 क्वेश्चन करके आए हो, यानी कि तुम 8 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आए हो, और तुमने उस 8 मार्क्स के पेपर में मान लो तुमने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, तो बेटा उस 8 में से भी एक क्या होगा बेटा? मार्क्स माइनस हो जाएगा, तो आपके मार्क्स आएंगे 7। ठीक है, तो बेटा हर सही क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं और हर गलत क्वेश्चन के लिए 1 मार्क कट जाता है, -1 हो जाता है, जितने भी आपने सही क्वेश्चंस करे होंगे। क्या ये बात क्लियर आई? अब मैम ठीक है, ये तो हमने कर लिया, हम पढ़ाई भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, मैम पेपर भी ढंग से कराएंगे। मैम मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए होते हैं? बेटा अगर मैं बात करूं तो बेटा आपको लगभग अच्छा कॉलेज पाने के लिए, ठीक है, अच्छा कॉलेज पाने के लिए बेटा आप
आपके पास कम से कम, बोल रही हूं बेटा मैं, कम से कम आपके पास कम से कम 530 मार्क्स होने जरूरी हैं। 530, 720 में से बेटा 530 मार्क्स तो कम से कम आपके पास होने जरूरी हैं। और आगे आने वाले टाइम में बेटा इतना कंपटीशन है कि बच्चे 600 मार्क्स, 650, 700 मार्क्स तो ऐसे ही ले आते हैं। ये मैं मिनिमम बता रही हूँ, मिनिमम में तो क्वालिफाइंग है। तो आपको तो टारगेट ही क्या करना है कि भाई मेरे को 650 से ऊपर मार्क्स लाने ही लाने हैं। ठीक है, आप कहोगे मैम हम तो 720 में से 720 ला के दिखाएंगे मैम, कोई नहीं, अच्छी बात है, ऐसे ही मोटिवेटेड रहो। तो भाई नीट का एलिजिबिलिटी देख लिया, नीट का पैटर्न देख लिया। अब मैम हमने नीट का पेपर भी कर लिया, नीट का पेपर हमारा क्लियर भी हो गया। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले एमबीबीएस करनी है या पहले एमडी होगी या पहले एमएस होगा? मैम जिस डिग्री का नाम बड़ा है मतलब वो बाद में होगी, जिसका छोटा है वो पहले होगी, ऐसा नहीं होता बेटा। तो सबसे पहले बेटा डॉक्टर बनने के लिए आपको करनी होगी एमबीबीएस, जिसको हम बोलते हैं बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। अगर मैं इस कोर्स की बात करूं बेटा, अगर मैं इस कोर्स की बात करूं तो जो ये कोर्स है बेटा ये होता है लगभग 5.5 साल का। यस, एक नॉर्मल बीएससी की जो डिग्री है बेटा वो 3 साल में हो जाती है, और जो एमबीबीएस की डिग्री है, यस जो एमबीबीएस की डिग्री है बेटा उसको लगते हैं 5.5 साल। अगर मैं 5.5 साल की बात करूं बेटा तो इन 5.5 साल में से बेटा 4.5 ईयर्स की आपकी क्या होती है? स्टडी होती है। उसके अलावा बेटा आपको एक साल आपको इंटर्नशिप या फिर आपको वहीं पे सर्व करना रहता है। एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस होती है, जो भी आपने पढ़ाई करी 1 साल आप उसकी प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, अब बहुत सारे जगह पे आप जाओगे बेटा, एक नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर आपको मिल जाएगा, पर जैसा कि मैंने कहा हर जगह कंपटीशन है। सिर्फ एक डिग्री से क्या होगा? जैसे हमने बीएससी करी तो उसके बाद हम एमएससी करते हैं, जैसे हमने बीए करी उसके बाद हम एमए करते हैं, ठीक है, फिर पीएचडी करते हैं। तो बेटा वैसे ही मेडिकल फील्ड में भी है, तो बेटा एमबीबीएस के बाद कुछ लोग और हायर स्टडीज के लिए जाते हैं और वो करते हैं एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, या फिर कुछ लोग डॉक्टर ऑफ मेडिसिन करने की बजाय, एमडी करने की बजाय जाते हैं एमएस में। एमएस मतलब मास्टर ऑफ सर्जरी। तो बेटा जो एमडी डॉक्टर बनते हैं वो मतलब बेसिकली वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाते हैं, मतलब उन्होंने एमबीबीएस कर लिया, वो कह रहे हैं कि यार मेरे को तो ना आंख का डॉक्टर बनना है, या फिर मुझे सिर्फ कार्डियक यानी कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, या फिर मुझे दिल का डॉक्टर बनना है। मैं सबको ट्रीट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ दिल की बीमारियों को ट्रीट करूंगा, या फिर मैं सिर्फ और सिर्फ गायनाकोलॉजिस्ट बनूंगा, सिर्फ जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, जो फीमेल रिलेटेड इलनेस एंड डिजीजेज होती हैं उनको ट्रीट करूंगा। तो बेटा इस तरीके से हमें क्या करना पड़ता है? एमबीबीएस के पास स्पेशलाइजेशन में जाना पड़ता है। उसके लिए बेटा हमें क्या करनी पड़ती है? एमडी करनी पड़ती है। बट कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमने सब पढ़ाई वढ़ाई कर लिया, अब हमें सर्जरी करना है, हमें सर्जन बनना है। तो बेटा जिनको सर्जन बनना होता है वो एमएस करते हैं। अगर मैं इन दोनों की बात करूं बेटा तो इन दोनों डिग्रीज को भी लगभग 3 साल लग जाते हैं करने में। यस, ये डिग्रीज भी जो है बेटा 3 साल तक की होती हैं। ठीक है, अगर मैं एमडी की बात करूं बेटा तो एमडी को 2 से 3 साल लगते हैं, एंड एमएस में तो 3 साल लगते हैं। ठीक है, अब सर्जन बन गए, ठीक है, हो सकता है किसी ने एमडी करी, अब कोई स्पेशलिस्ट बन गया है, किसी चीज का डॉक्टर बन गया है स्पेशलिस्ट, अब उसको सुपर स्पेशलिटी में जाना है। यस, सुपर स्पेशलिटी में जाना है। तो सुपर स्पेशलिटी में के लिए क्या होता है बेटा? एमडी के बाद एक और डिग्री होती है डीएम। उल्टा कर दिया ये तो मैम डॉक्टर ऑफ मेडिसिन को डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन। तो बेटा ये भी क्या है? एमडी के बाद होने वाली एक सुपर स्पेशलिटी क्या है? एक डिग्री है। इसको करने में भी 3 साल लग जाते हैं। ठीक है, एंड आपने कभी किसी डॉक्टर के नाम के नीचे लिखा होगा ना सुपर स्पेशलिस्ट। तो भाई जो सुपर स्पेशलिस्ट है ना वो इतनी सारे साल की पढ़ाई करके बैठा है। अब आप देख लो, एमबीबीएस करी होगी उसने, फिर उसने एमडी करी होगी, फिर उसने डीएम करी होगी। ठीक है, तो आप सोचो कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। क्या है आपके पास इतना पेशेंस होना बहुत जरूरी है बेटा इस प्रोफेशन में। तो ये फ्लो ऑफ क्या है बेटा? स्टडीज है। कुछ लोग बेटा सिर्फ एमबीबीएस करके रह जाते हैं, कहीं उनको जॉब मिल जाती है, वो अपना क्लिनिक खोल लेते हैं। बट कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, हमें और अच्छा करना है अपने करियर में, हम और फर्दर स्पेशलिस्ट बनेंगे। कुछ कहते हैं हम स्पेशलिस्ट बन गए, अब हम सुपर स्पेशलिस्ट बनेंगे, तो वो डीएम बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमें सर्जरीज वगैरह करनी है, हमें ऑपरेशन वगैरह करना है, तो बेटा वो क्या हो जाते हैं? वो एमएस करते हैं, मास्टर्स ऑफ सर्जरी करते हैं। अब मैम मैंने कर लिया, बट मेरे पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं?
मैं क्या क्या बन सकता हूँ, मैं किस चीज का डॉक्टर बन सकता हूँ, तो बेटा बहुत सारी ब्रांचेज हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ ब्रांचेज अवेलेबल, ठीक है। बट मैं यहाँ पे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस लेकर आई हूँ जो मैं ऐसा समझती हूँ कि आने वाले टाइम में, क्योंकि आप यंग जनरेशन हो, आपको पता होना चाहिए कि भाई आगे आगे चलने वाली कैसी कैसी समस्या आने वाली है। हम में से किसी को नहीं पता था कि कोविड हो जाएगा, हुआ। तो आगे आने वाले टाइम में बेटा कुछ ऐसी हमारी लाइफस्टाइल हो जाएगा कि इन डॉक्टर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम और सिर्फ यहाँ पे क्या है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। तो बेटा आप बन सकते हो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। अब ये एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कौन सा होता है? ऑपरेशन करने से पहले क्या करते हैं, पेशेंट को हम अनकॉन्शियस करते हैं, यानी कि सरल भाषा में इसको हम बेहोश कर देते हैं। क्यों करते हैं? अगर बेहोश नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो बैठ के देखेगा उसके साथ क्या हो रहा है ऑपरेशन में, है ना। वो कहेगा ले भाई ले कैंची ले, पकड़ाता हूँ मैं, मेरे पेट को काट नहीं ना। तो बेसिकली हम क्या करते हैं बेटा, हम पेशेंट को अनकॉन्शियस करते हैं, हम पेशेंट को अनकॉन्शियस करते हैं। अनकॉन्शियस कैसे करते हैं बेटा? एनेस्थीसिया देके। अब किस पेशेंट को कितनी देर के लिए एनेस्थीसिया देना है, क्या डोज देनी है, कितना लंबा चलेगा हमारा ऑपरेशन, सर्जरी जो भी है, उसके हिसाब से बेटा वो डिसाइड करना, ठीक है। इस चीज़ की पूरी पढ़ाई होती है और वो बनता है बेटा फिर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। उसके बाद बेटा कार्डियोलॉजिस्ट, जो भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, डिजीजेस होती हैं, उनको उनके साथ डील करता है कार्डियोलॉजिस्ट। फिर है डर्मेटोलॉजिस्ट, यस, ये जो आपको चेहरे पे कील मुहासे या स्किन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, फंगल इन्फेक्शंस हो गए, या एक्ने की प्रॉब्लम हो गई, या हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो गई, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बेटा। ये सिर्फ मैं ये नहीं बोलूँगी कि टीनेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं स्किन की, बेटा स्किन की प्रॉब्लम्स बहुत ही मेजर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उन सब के साथ जो डील करता है वो उसको हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। फिर होते हैं बेटा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बेटा बेसिकली उन डिजीजेस के साथ डील करते हैं जो हार्मोन रिलेटेड होती है, जैसे कि डायबिटीज हो गया। डायबिटीज क्या है? एक ऐसी डिजीज है जिसमें हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है इंसुलिन, ठीक है। उसका क्या होता है बेटा, उसका फॉर्मेशन या उसके लेवल्स कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा और भी जैसे डिजीजेस हैं जो हार्मोन रिलेटेड होती हैं, जैसे कि थायराइड हो गया, थायराइड का प्रॉब्लम बोलते हैं ना, इसको थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है, तो बेटा थायराइड, डायबिटीज, ये जो हार्मोन रिलेटेड डिजीजेस होती हैं इनके साथ जो डील करते हैं उनको हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बोलते हैं। फिर वो आ जाते हैं बेटा हमारे गेस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। अब ये गेस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट क्या होते हैं? अब आप क्लास 10th पढ़ चुके हो भाई, लाइफ प्रोसेस पढ़ा होगा तो याद आओ बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, फूड पाइप, स्टमक, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन वगैरह। तो इन सब से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डिसऑर्डर्स जो भी रहते हैं, ठीक है, हमारी पेट की समस्या, हमारी इंटेस्टाइन की समस्या, लिवर की समस्या, इन सब के साथ जो डील करते हैं बेटा वो हो जाते हैं गेस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। उसके बाद आ जाते हैं बेटा जेरियाट्रिक मेडिसिन स्पेशलिस्ट। अब ये जेरियाट्रिक मेडिसिन स्पेशलिस्ट कौन होते हैं बेटा? जो बेसिकली ओल्ड एज रिलेटेड बीमारियां जो होती हैं एजिंग की वजह से, जैसे पार्किंसंस हो गया, एल्जाइमर्स हो गया, ठीक है, इन सब से रिलेटेड जो डिजीजेस के साथ डील करते हैं, जो बेसिकली ओल्ड एज में जाने की वजह से आती हैं, उनको समझना, उनको डायग्नोस करना, उनको प्रिवेंट करना, उनके साथ डील करते हैं बेटा हमारे जेरियाट्रिक मेडिसिन स्पेशलिस्ट। उसके अलावा बेटा होते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। तो भाई किडनी वगैरह में जो प्रॉब्लम्स हो गई, किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, याद करो, बिल्कुल। तो बेटा उनके साथ किडनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स को डील करते हैं उनको हम बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। फिर आ जाते हैं बेटा न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं? नर्वस सिस्टम में, हमारा ब्रेन वगैरह से रिलेटेड बेटा जो बीमारियों को देखते हैं वो आजाद होते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। क्या इसके अलावा कुछ स्ट्रीम्स हैं? बिल्कुल। गायनेकोलॉजिस्ट, तो भाई कोई फीमेल प्रेग्नेंट है या कुछ फीमेल प्रॉब्लम्स होती हैं जो स्पेशली फीमेल्स के अंदर ही अपीयर होती हैं, मेल्स के अंदर नहीं होती, तो उन प्रॉब्लम्स के साथ जो डील करते हैं, है ना, उनको हम बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। अब बेटा गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन जो होते हैं, अक्सर बेटा ये साथ साथ क्या करते हैं, इनका नाम लिया जाता है। तो बेसिकली अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उस टाइम पे उनकी तबीयत का ख्याल रखना, उनको गाइड करना, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना, तो ये साथ साथ चलता है। उसके अलावा बेटा ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर, जो कैंसर के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑप्थेमोलॉजिस्ट बेटा आई के डॉक्टर्स को बोलते हैं, यस, ऑप्थेमोलॉजिस्ट जो हमारे आई डिसऑर्डर्स के साथ डील करते हैं। तो आप जाते हो ना बेटा आंख चेक कराने, वहाँ पे एक डॉक्टर बैठे होते हैं, तो वो ऑप्थेमोलॉजिस्ट होते हैं, वो आंख की सारी चीजों को समझते हैं। ऑर्थोपेडिशियन बेटा,
ऑर्थोपेडिशियन बेटा हमारे मस्क्यूलो और स्केलेटल सिस्टम के साथ डील करते हैं, हमारी हड्डियों के जो रोग हो गए, है ना, इस तरीके की हड्डियों में दर्द होना या उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम हो रही है हमारी बॉडी में, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोपेडिशियन। फिर आ जाते हैं बेटा पीडियाट्रिशियन। ठीक है, पीडियाट्रिशियन बेसिकली बेटा जो चाइल्ड डिसऑर्डर्स, या मैं बोलूँ चाइल्ड डिजीजेस, जो बच्चों के छोटे बच्चों के जो डॉक्टर्स होते हैं बेटा, उनको हम बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। फिर आ जाते हैं बेटा प्लास्टिक सर्जन। आगे आने वाले टाइम में काफ़ी ही मैं बोलूँ ऐसे चर्चा में रहने वाला क्या है, करियर ऑप्शन है। बिकॉज आजकल मैं देखती रहती हूँ इंटरनेट पे कितने सारे लोग हैं, उनको अपनी लिप्स नहीं पसंद आ रहे तो भाई उन्होंने वहाँ पे उनको एनहांस करा लिया, या कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो उसको चेंज कर लिया। तो आगे आने वाले टाइम में बेटा प्लास्टिक सर्जन्स डिमांड में रहने वाले हैं। ठीक है, एंड वैसे तो हम आशा करते हैं कि लोगों को इस सब चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, बट अनफॉर्चुनेटली बेटा प्रॉब्लम्स होती हैं, कैंसर भी होता है लोगों को, डायबिटीज़ भी होती है, एंड हर तरीके की बीमारी होती है, एंड हर तरीके के डॉक्टर्स बेटा आप बन सकते हो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। अब मैम मैं डॉक्टर बन गया बट मैं कितना कमाऊंगा, मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, मैंने इतनी पढ़ाई करी, मैंने इतना पैसा खर्च किया, मेरे जेब में कितना पैसा आएगा, है ना, क्योंकि मैम ठीक है चैरिटी कर रहे हैं बट मैम इतनी मेहनत करने के बाद थोड़ी सी तो हमें अर्निंग करनी है, मम्मी पापा ने इतनी मेहनत करी है हमारे करियर में, हम क्या लेके जाएंगे घर। तो बेटा मैं अगर आपको बोलूँ तो डॉक्टर अगर आप बनते हो तो आप महीने में 30,000 रुपये से लेके बेटा महीने में 20, 30, 40, 50 लाख तक भी कमा सकते हो। बट इट टोटली डिपेंड्स कि आपने कितनी हाई लेवल तक पढ़ाई करी है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। अब भी कोई बच्चा फ्रेश डॉक्टर बन के निकला है तो बेटा वो आराम से 30, 35, 60, 70, 1 लाख भी कमा सकता है। बट जैसे जैसे आपको डॉक्टर बने हुए 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो धीरे धीरे बेटा वो चीज़ आप भी आगे आगे लाइफ में अपने करियर में एक्सपीरियंस के साथ बढ़ते जाओगे और आपका जो अर्निंग पैकेज होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। हमारे इंडिया में ऐसे भी डॉक्टर्स हैं बेटा जो महीने में करोड़ों कमाते हैं। यस, ऐसे भी डॉक्टर्स हैं। तो एंड नेक्स्ट यू कैन बी दैट नेक्स्ट डॉक्टर। ठीक है, अब डॉक्टर तो मैम हम बन जाएंगे आपने जो बताया उसकी गाइडेंस से, बट अब मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप से भी क्या करो, कुछ क्वेश्चंस पुट अप करो। मतलब मैम ने बता दिया, अच्छा लग रहा है, अच्छा यहाँ चले जाएंगे, पेपर क्लियर हो जाएगा, इतना पैसा मिलेगा, बट बेटा खुद से पूछो एक बारी इन क्वेश्चंस को, मैं क्या सच में मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैम मेरे को दया तो बहुत आती है जब मैं लोगों को दुख में देखता हूँ, बट मैम मुझे इंटरेस्ट नहीं है ह्यूमन बॉडी में, तो मैं क्या अच्छा डॉक्टर बन पाऊंगा, नहीं। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने आप से पूछने पड़ेंगे। डू आई हैव इंटरेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बॉडी? अगर हाँ तो यू कैन बी अ डॉक्टर। एम आई अ गुड ऑब्जर्वर, लिसनर, और विल आई बी एबल टू अंडरस्टैंड स्मॉल डिटेल्स? क्या मैं एक अच्छा लिसनर हूँ? बिकॉज हो सकता है एक पेशेंट आपके पास आया और वो अपनी आपको बातें बता रहा है और आपको इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, तो जब तक आपको अपने अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएगा, आप उसको समझ नहीं पाओगे, तो आप उसको ट्रीट कैसे करोगे, आप उसको पहले डायग्नोस कैसे करोगे? तो आपको एक गुड लिसनर होना बहुत ज़रूरी है, आपको छोटी छोटी डिटेल्स को ऑब्जर्व करना आना चाहिए। उसके अलावा डू आई विश टू सी अर्थ एज अ हेल्दी प्लेस? अगर आप चाहते हो कि लोग क्या रहें बेटा, हेल्दी रहें, ठीक है, आपके मन में सद्भावना है दूसरों के प्रति, तो यस यू विल बी अ गुड डॉक्टर। एम आई कंपैशनेट? तो दूसरों का दर्द देख के आपको भी मन करता है कि यार काश मैं इसके दुखों को ठीक कर सकूं, है ना, तो ये चीज़ होनी चाहिए। विल आई बी एबल टू लर्न न्यू थिंग्स कॉन्स्टेंटली, है ना, और ऐसा नहीं है कि आज हमने पढ़ाई पूरी करी MBBS की और आज बस इसके बाद खत्म, ऐसा नहीं है। तुम ऐसा करते हो ना, आज आखिरी पेपर तो बस अब क्या जरूरत है, अब तो किताबों की देखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं। डेली बेटा मेडिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं, इंडस्ट्री में नई चीज़ें आ रही हैं, नई मशीन्स आ रही हैं, नई बीमारियां आ रही हैं, कोविड जैसी देखो नई बीमारी आ गई। तो बेटा यू हैव टू लर्न थिंग्स कॉन्स्टेंटली आपकी लर्निंग प्रोसेस जो होती है चलती रहेगी, तो आपको उस चीज़ के लिए रेडी रहना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मैम अगर मुझे बायो में तो बहुत इंटरेस्ट है, बट अगर मैं ये कहूँ कि मैम मुझे MBBS डॉक्टर नहीं बनना, क्या मैं कुछ और बन सकता हूँ? तो बेटा आप BDS ज्वाइन कर सकते हो, डेंटल डॉक्टर बन सकते हो आप, जिसको हम डेंटिस्ट बोल सकते हैं। आप होम्योपैथिक, आप BHMS कर सकते हो, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, आप होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हो। आप BUMS करके बेटा यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी सीख सकते हो। यूनानी मेडिसिन जैसे एक आयुर्वेदा एक लाइन होती है, वैसे यूनानी मेडिसिन भी होती है।
आप BAMS, जैसे कि मैंने कहा बेटा आयुर्वेदा में आप जा सकते हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हो। आजकल बहुत सारे लोग नेचुरल हर्बल ट्रीटमेंट्स को प्रेफर करते हैं। इसके अलावा बेटा बहुत सारे बच्चे फिजियोथेरेपी भी करते हैं। अब आगे आने वाले टाइम में देखो, हम हर टाइम फोन चलाते रहते हैं, सबके पॉस्चर्स गड़बड़ है, सबकी कमर दर्द होने वाली है आगे जाके, हमारी भी होगी, मेरी भी होगी, तुम्हारी भी होगी। कहाँ जाएंगे लोग? फिजियोथेरेपिस्ट के पास। तो बेटा आप फिजियोथेरेपी कर सकते हो। उसके अलावा बेटा आप BVSC कर सकते हो, वेटरनरी साइंसेज। जो एनिमल डॉक्टर्स होते हैं, ये भी तो ऑर्गेनिज्म है, इनकी बॉडी में भी तो प्रॉब्लम्स होती हैं, डॉग को, कैट को, काउ को, इन सब ऑर्गेनिजम्स को जो देखते हैं बेटा, इनकी प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं, वो वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं। बहुत सारे लोग ये करते हैं। BNYS कर सकते हो बेटा, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंसेस, ये आप कर सकते हो। BSMS, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। ये सब बेटा नेचुरल ट्रीटमेंट्स की क्या है, कुछ लाइंस हैं। उसके अलावा क्या कुछ और ऑप्शंस हैं? यस बेटा, आप नर्सिंग में जा सकते हो। लड़कियों के लिए एक बहुत अच्छी लाइन है, मैंने देखा है अक्सर बहुत सारी लड़कियां ये करती हैं, एंड नर्सिंग बेटा डिमांड में है। डॉक्टर से ज़्यादा नर्स होती हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो यू कैन डू दिस। आप जर्नल GNM कर सकते हो बेटा, जर्नल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का कोर्स कर सकते हो, इसी से रिलेटेड कोर्स होता है। BSc माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हो बेटा, माइक्रोब्स के बारे में पढ़ो, फिर आप फूड टेक वगैरह करके उस लाइन में जा सकते हो। BSc बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो बेटा, बायोटेक की स्टडी करके ना, बायोटेक्नोलॉजी करके आप साइंटिस्ट बन सकते हो। यस, BSc बायोटेक करके बेटा आप MSc बायोटेक करो, फिर PhD करो, आप आगे जाके फिर साइंटिस्ट बन सकते हो। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, अब सर्जन आया, MS एक आया ऑपरेशन थिएटर के अंदर अपना ऑपरेशन करने, तो बेटा बट ऑपरेशन थिएटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है। उसके लिए जो कोर्स होता है बेटा, वो OTT होता है, वो सब कुछ वो MS डॉक्टर आके नहीं करता, उसके लिए स्पेशल लोग होते हैं जो OTT करते हैं। आप B फार्मा कर सकते हो, फार्मेसी, जो मेडिसिन वगैरह जो बिकती हैं केमिस्ट वगैरह शॉप पे, इसकी पढ़ाई होनी बहुत ज़रूरी है, इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, एंड उसकी नॉलेज हमें मिलती है बाय दी B फार्मा। इसके अलावा बेटा कुछ और भी कोर्सेज हैं जो मेडिकल फील्ड से ही रिलेटेड है। इसके अलावा मैं कहूँगी बेटा जैसे आप BSc बॉटनी कर सकते हो, BSc ज़ूलॉजी कर सकते हो, आप जनरल BSc करके आप टीचर बन सकते हो, बट मैं यहाँ पे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड बात कर रही हूँ, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड बात कर रही हूँ। तो BSc MLT करके बेटा बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, आप सब जाते हो ना अपना ब्लड टेस्ट वगैरह करने, तो उन सब के ऊपर जो काम करते हैं, आपके सैंपल्स पे क्या कम है क्या ज़्यादा, ये सब बेटा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में आता है, वो सब करते हैं। या फिर आप एक्सरे वगैरह कराने गए, या आपने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, तो बेटा इन सब में जो वहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं लोग, वो BSc MRT मेडिकल रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी में वो कोर्स करते हैं। इवन डायलिसिस के लिए आप जाते हो तो वहाँ पे बेटा स्पेशल लोग होते हैं जो BSc DIT करते हैं, बैचलर ऑफ साइंस इन डायलिसिस थेरेपी, एंड आप बैचलर ऑफ साइंस इन डायबिटीज साइंसेज भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग डायबिटीज से बेटा इस टाइम क्या है अफेक्टेड है। हॉस्पिटल्स में स्पेशल लोगों को हायर किया जाता है जो लोगों को गाइड करते हैं कि आपको अपनी डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल में रखना है, तो आप ये कोर्स कर सकते हो एंड आपको हॉस्पिटल में जॉब्स मिल जाएंगी। आप ये कोर्स करके आराम से आप किसी भी हॉस्पिटल में जॉब पा सकते हो। ओके ठीक है। अब चाहे आप MBBS करो, चाहे आप BDS करो, चाहे आप कुछ भी करो, चाहे आप IITian बनो, चाहे आप टीचर बनो, चाहे आप नर्सरी टीचर बनो, चाहे आप ऑफिस प्रोफेसर बनो, यार आप कुछ भी बन जाओ, चाहे आप बिलियनियर बन जाओ, ठीक है, बट एंड ऑफ द डे डू नॉट फॉरगेट टू बी काइंड टू पीपल, ठीक है। आप IAS बन गए, आप बहुत अच्छे IAS ऑफिसर बन गए, बट एट द एंड ऑफ द डे आप में क्या आ गया, बहुत घमंड आ गया, आप लोगों से प्यार से बात नहीं कर रहे, तो बेटा वो IAS, वो IITian, वो डॉक्टर कोई भी पसंद नहीं करेगा। सो यू हैव टू बी kind to people. So at the last I would like to say, at the end of the day, whatever you become, do not forget to be kind to people. Please be kind with everyone. Now beta, we will meet in the next class. Till then, take care of yourself and just think about it, what you want to become. And हम आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, आप जो भी करना अपना जी जान खून पसीना हर चीज़ उसमें डालना। Thank you so much.